जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 14 पादप में सांस पढ़ेंगे। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे वह पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा तो कैसे? सभी जीवधारी को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसी कार्य को कराने के लिए, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से मिलती है। ऊर्जा का हम कैसे उपयोग करते हैं? क्या खाद्य पदार्थ समान प्रकार की ऊर्जा देते हैं, या पादप जो ये भोजन के अंदर ऊर्जा को डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं? उपरोक्त सारे प्रश्नों को जानकर जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको उत्तर जानने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाओं के बारे में समझना होगा। जीवन विधि के लिए सबसे ज़रूरी है कि ऊर्जा कई बृहद अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पौधे या नीले हरे जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि के रूप में संचित रखते हैं। हमें यहाँ याद रखना होगा कि हरे पौधे की सभी कोशिकाएं ऊतक व अंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वे कोशिकाएं जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। चूँकि हरे पौधों के सभी अंग में ऊतक व कोशिका हरी नहीं होती, इसलिए उनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भाग में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वह भोजन परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लेते हैं। परोक्ष रूप से शाकाहारी के रूप में और अपरोक्ष के रूप में मांसाहारी के रूप में। मृत जीवी जैसे कवक मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण से मिलते हैं। इस अध्याय में हम कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के द्वारा या उसके टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण के बारे में बताएंगे। निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। यूकैरियोट जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया से करते हैं, जबकि कोशिकाएं कॉम्प्लेक्स अणुओं में कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना ही सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है वह श्वसनीय क्रियाधार कहलाता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा होती है, किंतु कुछ पादप में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल की श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित और चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित कर ली जाती है। अब हमें यह चीज़ समझनी होगी कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में क्यों नहीं आती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी आवश्यकता होती है यह टूटते हैं और एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा की कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों के अलग अलग ऊर्जा आवश्यक क्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं से संश्लेषण के लिए पूर्वगामी
काम के रूप में आते हैं। अब आता है पादप। क्या पादप भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादप भी सांस हेतु ऑक्सीजन पर ही निर्भर रहते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण पादपों में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पादपों में और प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस कार्य के लिए रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण है कि पादपों का प्रत्येक भाग गैसीय आदान प्रदान के लिए आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादप में एक भाग से दूसरे भाग में गैसीय परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के विनिमय की बहुत अधिक मांग नहीं होती। जड़, तना, पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोनों गैस अत्यधिक मात्रा में आदान प्रदान की जाती है। प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि वो इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। जब कोशिका श्वसन करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। और अगर हम तीसरे कारण पे ध्यान दें तो यह है कि बड़े स्थूल पादप में गैस अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की तरह बिल्कुल पास पास होती है। यह पत्ती के लिए बिल्कुल सत्य कथन है। अब आप पूछेंगे कि मोटे काष्ठीय तने और मूल क्या होते हैं? तनों की जो सजीव कोशिकाएं छाल या छाल के नीचे पतली रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें जो छिद्र होते हैं हम उन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, यांत्रिक सिर्फ सहायता प्रदान करती हैं। अतः पौधों में अधिकतर कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। पैरेन्काइमा के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु की रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा निकलती है। सर्वाधिक मात्रा में ऊष्मा के रूप में यह निकल जाती है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं में संश्लेषण के लिए होना चाहिए। पादप कोशिका इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु में अपचयन से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाए। मुख्यतः इस बात में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर अनेक चरणों में होता है। कुछ चरण बड़े होते हैं। इनमें से निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी संश्लेषण में उपयोग में आती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी जीवित होती है या रह सकती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मैं चित्र के माध्यम से आपको बोर्ड पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है या वो कितने चरणों में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ है ग्लाइकोज यानी शर्करा, लाइसिस मतलब टूटना। शर्करा का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया का प्रस्ताव जो है वो ऑटो मेयर हॉफ तथा पैरेनस ने दिया था। उन्होंने इसको ईएमपी पाथवे कहा था, या इसको हिंदी में ईएमपी पाथ भी कहते हैं। अनोक्सी जीवों में सांस के लिए यह उपयोग होती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपादित होती है।
जो सभी सजीवों में होता है। यह प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। पाइवरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पादपों में यह ग्लूकोज या सुक्रोज प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। संचयित कार्बोहाइड्रेट इसमें प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नाम के एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड या ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश करते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फरीकृत एक समावयवी रूप द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उपापचय के बाद एक क्रम एक समान आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में अलग अलग एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करते हैं और पाइवरेट का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की अलग अलग चरणों के दौरान हमें एटीपी अथवा उसके संश्लेषण के बारे में पता चलता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है, दूसरे चरण में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटकर डाई एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डाइड बनाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डाइड का 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तन होता है। इस समय NADA से NADH+H का निर्माण होता है और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बार बार बोल रही हूँ आपको, PGL के 2 समान रिडॉक्स द्वारा हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होते हैं। PGL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर DPGA में परिवर्तित होता है। DPGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है और इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP का पाइवरिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान ATP का निर्माण होता है। पाइवरिक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद होता है। पाइवरेट का उपापचयी भविष्य में क्या होगा, यह कोशिका की आवश्यकता पर निर्भर है। ये मुख्य 3 तरह के होते हैं। इनमें से अलग अलग कोशिका ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पाइवरिक अम्ल का उपयोग करती हैं। ये लैक्टिक अम्ल, किण्वन, अल्कोहल किण्वन और ऑक्सी सांस हैं। अधिकांश प्रोकैरियोट में और एक कोशिका यूकैरियोट में किण्वन अनाक्सी परिस्थितियों में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड या जल के बनने के कारण क्रेब्स चक्र के द्वारा ये किया जाता है, जिसे हम ऑक्सी श्वसन या सांस भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ किण्वन। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रिया के अलग अलग चरण में पाइवरिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट तथा इथेनॉल में परिवर्तन होता है। एंजाइम पाइवरिक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक अभिक्रिया से उत्प्रेरित होते हैं। दूसरे जीव जैसे बैक्टीरिया में पाइवरिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है और प्राणी की मांसपेशियों में कोशिकीय शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिका सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती, उस समय पाइवरिक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदलता है और अपचायी कारक NADPH या NADH+H होता है। दोनों प्रक्रियाओं में NAD जो है वो ऑक्सीकृत होता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च बंध वाले ATP के निर्माण में ही नहीं होता। अम्ल और अल्कोहल में बनने वाले उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के दौरान कितने शुद्ध ATP संश्लेषित
होते हैं। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या उससे अधिक हो तो ईस्ट की यह विषाक्तता मृत्यु का कारण बन सकती है। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी, क्या आप सोच सकते हैं? मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा, उसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता कैसे प्राप्त होती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है वो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है? इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से अणुओं को संश्लेषित करती है। यूकैरियोट में ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीकरण की या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसांस वह अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार की सांस सामान्यतः उच्च जीवों में हमें देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑक्सीसांस। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइवरेट कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाना। ऑक्सी श्वसन की घटनाएं निम्नानुसार है। पाइवरेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु अलग होते हैं, जिसमें से 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु निकलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी सबसे पहली अभिक्रिया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचयन से बनने वाले पाइवरेट और माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में प्रवेश करते हैं, जो कि ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण के कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया के द्वारा पाइवरेक या पाइवरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होते हैं। पाइवरेक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भी भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पाइवरिक अम्ल के 2 अणुओं का उपापचय NADH के 2 अणुओं का निर्माण करती है। एसिटाइल कोएंजाइम A चक्रीय पाद ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रैब की खोज के कारण ही इस चक्र को हम क्रैब चक्र का नाम देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, जिसको TCA कहा जाता है। TCA प्रारंभ में एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तथा जल के साथ संघनन से होता है और साइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। इसमें यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम के द्वारा होती है। यहाँ कोएंजाइम A अणु मुक्त होता है, जब सिस्ट्रेट आइसोसिस्ट्रेट में समाव्यवस्थित या समाव्यत होता है तो डीकार्बोक्सीकरण के कारण लगातार 2 चरण में यह कंप्लीट होता है। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के बाद सक्सेनल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल में बचे हुए चरणों में सक्सेनाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाते हैं। सक्सेनाइल कोएंजाइम A से सक्सेनिल ऑक्साइड में रूपांतरण होता है और GTP के एक अणु का निर्माण होता है। यह क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरीकरण कहलाता है। इस युग्मित अभिक्रिया में GTP GDP के रूप में परिवर्तित होता है और ADP ATP के रूप में होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे NAD का NADH+H में अपचयन होता है, एक स्थान पर FAD का FADH2 में अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटिक अम्ल का निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीऑक्जेलो अम्ल का ऑक्जेलो एसिटेट अम्ल का पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है, जो कि चक्र का प्रथम सदस्य था। इसके साथ साथ NAD तथा FAD और
NADH और FADH का पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को हम इस तरह से देख सकते हैं। ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NADH प्लस H के 8 अणु FADH2 के 2 अणु ATP के अणुओं का निर्माण करता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा क्यों नहीं हुई। ऑक्सीजन का तथा न ही किसी ATP के बहुत सारे अणुओं पर चर्चा हुई। अब संश्लेषित NADH और H और FADH2 की क्या भूमिका है, इसको समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP के निर्माण कैसे होता है। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, अथवा इसको ऑक्सीकरण फॉस्फोरीकरण भी कहते हैं। सांस की प्रक्रिया के अगले चरण में NADH और H तथा FADH2 में संचित ऊर्जा का उपयोग में लाना होता है। यह जब संपादित होती है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र काम करता है तथा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और पानी का निर्माण होता है। उपापचयी पथ के द्वारा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजर जाता है, तो इसे हम ETS यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA के दौरान बनने वाले NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली की ओर यूबीक्विनोन की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यूबी के जो क्विनोन है वो उपापचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त होता है, जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के द्वारा बनता है। अब चयित जो यूबी क्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम, जिसको BC1 या साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित होकर ऑक्सीकृत होता है। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण करने का काम करता है या गतिशील वाहक के रूप में काम करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 तथा तांबा केंद्र होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक में कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ गुजरते हैं, तो ATP सिंथेसिस होकर युग्मित होकर ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP बनाता है। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणु की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणु निर्मित होते हैं, जबकि FADH2 का एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। जबकि सांस की ऑक्सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह संपन्न होती है। प्रत्येक प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है। यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि पूरे तंत्र में हाइड्रोजन की मुक्त पर पूरी क्रिया संचालित होती है। मुक्त होने पर ऑक्सीजन के अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फॉस्फोरीकरण के विपरीत, जहां पर कि प्रोटीन प्रवणता के कारण प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग फॉस्फोरीकरण से होता है, सांस की इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। फलस्वरूप इस कारण हुई क्रियाविधि को हम ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। झिल्ली से जुड़े हुए ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको कीमो-ऑस्मो हाइपोथेसिस के आधार पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान किस तरह से उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, किस तरह से उसमें कार्य होता है। आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि सांस गुणांक क्या होता है, ये देख लें आप।
अब सांस के दूसरे पक्ष को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को हम सांस गुणांक यानी श्वसीय अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला यह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग होने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत होता है तो सांस गुणांक भी 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 और O2 मुक्त होगी या उपयोग में ली जाएगी। इसको मैं दूसरे समीकरण के द्वारा आपको बता रही हूँ। तो बच्चों, आज हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, श्वसनीय गुणांक के बारे में पढ़ा कि श्वसनीय गुणांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। आपको बताया गया पादप कैसे सांस लेते हैं, कोई विशिष्ट अंग ना होने पर भी वो किस तरीके से सांस लेते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप उनको हल करिए जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।